तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही डरावनी कहानी लेकर आया हूं। यह कहानी एक टैक्सी ड्राइवर रमेश की है, जिसकी एक रात की रहस्यमयी सवारी ने उसकी जिंदगी को खौफ और सस्पेंस से भर दिया। दिल्ली की सुनसान सड़कों और पुराने किले के सन्नाटे के बीच घटी इस घटना में ऐसा क्या हुआ जिसने रमेश को हमेशा के लिए बदल दिया? जानिए इस भूतिया सफर की दहला देने वाली कहानी। तो कहानी शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। तो चलिए दोस्तों, बिना समय बर्बाद किए कहानी शुरू करते हैं। यह कहानी दिल्ली के एक पुराने टैक्सी ड्राइवर रमेश की है। रमेश अपनी टैक्सी चलाकर दिन रात मेहनत करता था। वह अक्सर रात की शिफ्ट में काम करता, क्योंकि सड़कों पर भीड़ कम होती थी और कमाई अच्छी हो जाती थी। लेकिन एक रात की घटना ने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। उस रात रमेश कनॉट प्लेस के पास खड़ा था। घड़ी रात के करीब 1 बजा रही थी। सड़कें लगभग सुनसान थीं। तभी एक महिला सफेद साड़ी में दूर से आती दिखाई दी। वह हाथ उठाकर टैक्सी रुकवाने का इशारा कर रही थी। रमेश ने गाड़ी रोक दी। महिला ने धीमे स्वर में कहा, मुझे पुराना किला जाना है। रमेश ने हैरानी से पूछा, इस समय? वहां तो कुछ भी नहीं होता। महिला ने बस इतना कहा, मुझे वहां जाना है, किराया 2 गुना दूंगी। रमेश को थोड़ी दुविधा हुई, लेकिन 2 गुने पैसे की लालच में उसने हामी भर दी। महिला पीछे की सीट पर बैठ गई। जैसे ही गाड़ी चली, रमेश को एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। गाड़ी के अंदर अजीब खामोशी थी। महिला ने पूरे रास्ते एक भी शब्द नहीं कहा। रास्ते में जब रमेश ने रियर व्यू मिरर में देखा तो उसे एक पल के लिए ऐसा लगा कि महिला की परछाई नहीं दिख रही थी। उसने इसे अपनी थकान समझकर नजरअंदाज कर दिया, लेकिन उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। जब गाड़ी पुराना किला के पास पहुंची तो महिला ने कहा, यहां रोक दो। रमेश ने गाड़ी रोकी और मुड़कर महिला की तरफ देखा, लेकिन गाड़ी में कोई नहीं था। वह हक्का बक्का रह गया। उसने तुरंत बाहर जाकर देखा, लेकिन वहां दूर दूर तक कोई नहीं था। गाड़ी के अंदर लौटने पर उसने देखा कि पिछली सीट पर गीले मिट्टी के निशान थे, जैसे कोई गाड़ी में बैठा हो। रमेश को लगा कि शायद वह सपना देख रहा है, लेकिन तभी गाड़ी का रेडियो अपने आप चालू हो गया और एक अजीब सी आवाज गूंजने लगी। आवाज कुछ कह रही थी, तुमने मुझे यहां तक पहुंचाया, अब लौटो मत। रमेश किसी तरह डरते डरते वहां से भागा। जब वह अपने घर पहुंचा तो उसने टैक्सी बंद की और 2 दिन तक गाड़ी चलाने नहीं गया। लेकिन जब वह फिर से टैक्सी चलाने निकला तो हर रात उसे ऐसा लगता कि कोई उसके पीछे बैठा है। रमेश आज भी कनॉट प्लेस से सवारियां लेने से कतराता है। वह कहता है, मैंने उस रात कुछ ऐसा देखा जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। कभी कभी पैसे से ज्यादा जरूरी अपनी जान होती है। रमेश ने खुद को समझाया कि शायद थकावट के कारण उसे ऐसा महसूस हुआ, लेकिन उस घटना के बाद से उसकी रातों की नींद उड़ गई थी। हर बार जब वह अपनी टैक्सी में बैठता, उसे पिछली सीट पर किसी की मौजूदगी का एहसास होता। कभी उसे गाड़ी के शीशे पर किसी के साए दिखते, तो कभी एक अजीब सी ठंडक महसूस होती जो उसकी रीढ़ में सिहरन पैदा कर देती थी। घटना के कुछ दिन बाद रमेश ने खुद को हिम्मत दी और फिर से रात की सवारी शुरू की। उसने सोचा कि काम पर ध्यान लगाने से उसका डर कम हो जाएगा। लेकिन एक रात जब वह ITO फ्लाईओवर के पास से गुजर रहा था तो उसने देखा कि सड़क किनारे वही सफेद साड़ी वाली महिला खड़ी थी। रमेश के हाथ पांव ठंडे पड़ गए। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने सोचा कि यह सिर्फ उसका भ्रम है और उसने गाड़ी की स्पीड तेज कर दी। लेकिन जैसे ही उसने पीछे देखा, वह महिला टैक्सी के ठीक पीछे दौड़ती हुई दिखाई दी। रमेश ने पसीने से भीगते हुए गाड़ी रोक दी। गाड़ी रुकते ही सब शांत हो गया। वह इधर उधर देखने लगा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसकी सांसें तेज हो चुकी थीं। उसने गाड़ी का दरवाजा खोलकर बाहर देखा। कोई महिला नहीं, कोई साया नहीं। लेकिन जैसे ही वह अंदर लौटकर बैठा, रियर व्यू मिरर में वही चेहरा फिर दिखा। महिला के होंठ हिले, लेकिन आवाज नहीं निकली। रमेश डर के मारे चिल्लाया और गाड़ी से बाहर कूद पड़ा। रमेश ने गाड़ी को वहीं छोड़ दिया और दौड़ते हुए पास के पुलिस बूथ की तरफ भागा। जब वह वहां पहुंचा तो उसने सारी बात बताई। पुलिस वालों ने उसकी हालत देखकर कहा, तुमने ज्यादा शराब पी ली होगी। लेकिन रमेश ने कसम खाकर कहा कि उसने कुछ भी नहीं पिया।
पुलिस के साथ वापस लौटने पर टैक्सी वहीं खड़ी थी जहां रमेश ने छोड़ी थी, लेकिन गाड़ी के शीशों पर अजीब उंगलियों के निशान थे। रमेश के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह गाड़ी में वापस बैठ सके। पुलिस वालों ने उसे गाड़ी स्टार्ट करने को कहा। जैसे ही रमेश ने गाड़ी स्टार्ट की, रेडियो अपने आप चालू हो गया। इस बार रेडियो से एक बेहद धीमी और डरावनी आवाज आई, तुम मुझसे बच नहीं सकते। पुलिस वाले हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। रमेश ने तुरंत गाड़ी बंद कर दी और दौड़कर वहां से भाग निकला। उस रात रमेश घर पहुंचा, लेकिन उसे चैन नहीं मिला। जैसे ही उसने बिस्तर पर लेटकर आंखें बंद की, उसे लगा कि कोई उसके कान में फुसफुसा रहा है, तुमने मुझे अधूरा छोड़ा, वापस आओ। रमेश पसीने से तरबतर होकर उठ बैठा। कमरे में अजीब सी ठंडक थी, जैसे कोई खिड़की खुली हो, लेकिन खिड़कियां बंद थीं। अचानक उसे अपने कमरे के कोने में कुछ हलचल दिखाई दी। वहां एक परछाई खड़ी थी, वही सफेद साड़ी वाली महिला। वह डर के मारे चिल्लाने वाला था, लेकिन महिला ने अपनी उंगली होंठों पर रखकर उसे शांत रहने का इशारा किया। फिर उसने धीमे स्वर में कहा, पुराना किला वापस आओ, वहां अधूरी चीजें पूरी होनी हैं। रमेश अब समझ चुका था कि यह कोई सामान्य घटना नहीं है, लेकिन वह खुद को इस मुसीबत में और गहराई तक नहीं डालना चाहता था। उसने फैसला किया कि वह टैक्सी चलाना छोड़ देगा। अगले दिन उसने अपने मालिक को फोन करके कहा कि वह बीमार है और काम पर नहीं आ सकता। लेकिन कहानी ने रमेश का पीछा करना नहीं छोड़ा। हर रात उसे ऐसा लगता कि कोई दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। कभी टैक्सी की चाबियां अपने आप हिलने लगती, तो कभी घर के अंदर से किसी के पैरों की आवाज आती। रमेश के पास अब दो ही रास्ते थे, या तो वह उस महिला का सामना करे या फिर अपनी पूरी जिंदगी इस खौफ के साथ गुजारे। रमेश अब पूरी तरह से डर और बेचैनी में घिर चुका था। हर रात उसे ऐसा लगता कि कोई उसे देख रहा है, उसका पीछा कर रहा है। वह टैक्सी चलाना छोड़ देना चाहता था, लेकिन आर्थिक तंगी के कारण वह ऐसा नहीं कर सकता था। उसने खुद को समझाया कि सब कुछ सिर्फ उसकी कल्पना है, लेकिन घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही थीं। रमेश ने हिम्मत करके फिर से रात की शिफ्ट शुरू की। उसने सोचा कि अगर वह व्यस्त रहेगा तो शायद वह अजीब घटनाओं को भूल सकेगा। लेकिन उसी रात जैसे ही वह इंडिया गेट के पास से गुजर रहा था, उसकी टैक्सी अचानक बंद हो गई। रमेश ने गाड़ी से उतरकर देखा, लेकिन कोई खराबी नजर नहीं आई। उसने गाड़ी दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन ने जवाब दे दिया। तभी उसे अपने कंधे पर हल्का सा स्पर्श महसूस हुआ। वह घबराकर पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। चारों तरफ सन्नाटा था। ठंडी हवा का झोंका उसकी रीढ़ तक सिहरन पैदा कर गया। अचानक उसे पीछे वाली सीट से एक धीमी आवाज सुनाई दी, तुम क्यों मुझसे भाग रहे हो रमेश? रमेश का दिल उसकी छाती से बाहर निकलने को था। उसने डरते डरते पीछे देखा। वही महिला सफेद साड़ी में उसकी गाड़ी की पिछली सीट पर बैठी थी। महिला की आंखें सीधी रमेश पर टिकी थीं। उसने धीमे और ठंडे स्वर में कहा, तुमने मुझे अधूरा छोड़ दिया, मुझे वापस पुराना किला ले चलो। रमेश ने कांपते हुए कहा, तुम कौन हो और मुझसे क्या चाहती हो? महिला ने कुछ नहीं कहा। वह बस उसे घूरती रही। उसके चेहरे पर दर्द और गुस्से का अजीब मिश्रण था। रमेश के पास कोई और रास्ता नहीं था। उसने चुपचाप टैक्सी स्टार्ट की और गाड़ी को पुराना किला की तरफ मोड़ दिया। रास्ते भर रमेश को लग रहा था कि वह किसी अदृश्य ताकत के नियंत्रण में है। गाड़ी का स्टीयरिंग उसके हाथों में था, लेकिन ऐसा लगता था जैसे वह खुद गाड़ी नहीं चला रहा हो। महिला ने एक भी शब्द नहीं कहा। रमेश ने कई बार रियर व्यू मिरर में देखा, लेकिन अब वहां कोई परछाई भी नहीं दिख रही थी। रमेश के दिमाग में सवालों का बवंडर था। यह कौन है? यह मुझसे क्या चाहती है? और अगर मैं इसे पुराना किला ले गया तो क्या होगा? जैसे ही वह पुराना किला पहुंचा, उसने गाड़ी रोक दी। चारों तरफ अंधेरा था। रमेश ने देखा कि गाड़ी के अंदर महिला अब नहीं थी। उसने राहत की सांस ली, लेकिन तभी उसे किले के गेट के पास एक साया नजर आया। रमेश ने डरते डरते गाड़ी का दरवाजा खोला और बाहर कदम रखा। महिला अब किले के गेट पर खड़ी थी। उसने रमेश की तरफ इशारा किया, जैसे उसे अंदर बुला रही हो। नहीं, मैं अंदर नहीं जाऊंगा, रमेश ने खुद से कहा। लेकिन उसके कदम अपने आप उस गेट की ओर बढ़ने लगे। किले के अंदर पहुंचते ही रमेश को चारों तरफ अजीब सी ठंड महसूस हुई।
जगह जगह पुराने खंडहर और टूटे हुए पत्थर थे। वह महिला अब गुम हो चुकी थी, लेकिन रमेश को ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई उसे देख रहा है। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, तुम्हें यहां से जाना नहीं चाहिए था, तुम्हें मेरी बात पूरी करनी होगी। रमेश ने डरते हुए कहा, तुम मुझसे क्या चाहती हो? उसने देखा कि किले के एक कोने में एक पुराना दरवाजा था जो आधा खुला हुआ था। रमेश ने कभी उस दरवाजे के बारे में नहीं सुना था। वह दरवाजे की ओर बढ़ा, लेकिन हर कदम के साथ उसकी धड़कन तेज होती जा रही थी। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसे एक अंधेरे कमरे का सामना करना पड़ा। अंदर से ठंडी हवा का झोंका निकला और रमेश को ऐसा लगा कि उसने किसी और दुनिया में कदम रख दिया है। अंदर घुसते ही उसे वही महिला दिखी। वह कमरे के बीच में खड़ी थी और उसके चेहरे पर गुस्से और दर्द का मिलाजुला भाव था। उसने रमेश की तरफ इशारा करते हुए कहा, तुमने मुझे अधूरा छोड़ दिया, अब इसे पूरा करो। कमरे के अंदर की दीवारों पर अजीब अजीब निशान थे और रमेश को महसूस हुआ कि वहां कई और परछाइयां मौजूद थीं। महिला की आवाज गूंज रही थी, लेकिन रमेश को समझ नहीं आ रहा था कि वह किस अधूरे काम की बात कर रही थी। रमेश उस अंधेरे कमरे के अंदर खड़ा था। उसकी सांसें तेज चल रही थीं और डर उसके चेहरे पर साफ झलक रहा था। कमरे की ठंडक और खामोशी ऐसी थी कि उसे अपनी धड़कनों की आवाज तक सुनाई दे रही थी। वह समझ नहीं पा रहा था कि वह यहां क्यों लाया गया है और यह महिला कौन है। महिला ने उसकी तरफ देखा और कहा, तुम मुझे जानने की कोशिश भी मत करो, बस वही करो जो मैं कहती हूं। कमरे की दीवारों पर अजीब अजीब निशान उभरने लगे। वह ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने खून से लिखावट की हो। रमेश ने घबराकर उन निशानों को पढ़ने की कोशिश की, लेकिन वह कोई जानी पहचानी भाषा नहीं थी। उसकी नजर बार बार महिला के चेहरे पर जा रही थी, जो अब पहले से भी ज्यादा डरावनी लग रही थी। महिला ने आगे बढ़ते हुए कहा, रमेश, यह तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा, लेकिन तुमने मुझे अधूरा छोड़ा है और जब तक यह पूरा नहीं होगा मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। रमेश ने कांपती हुई आवाज में पूछा, आखिर तुम चाहती क्या हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? महिला ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने सिर्फ कमरे के एक कोने की तरफ इशारा किया। वहां पर एक लकड़ी की पुरानी संदूक रखी थी। रमेश ने उस संदूक को देखा और उसके अंदर से किसी के रोने की आवाजें आ रही थीं। रमेश ने हिम्मत जुटाई और उस संदूक के पास गया। उसकी उंगलियां कांप रही थीं, लेकिन किसी अनजानी ताकत के कारण उसने संदूक खोल दिया। जैसे ही वह खुला, रमेश की आंखें हैरानी से फटी रह गईं। संदूक के अंदर एक पुरानी तस्वीर रखी थी। वह तस्वीर किसी शादी के दिन की लग रही थी। तस्वीर में दूल्हा दुल्हन खड़े थे, लेकिन रमेश के शरीर में झुरझुरी तब दौड़ गई जब उसने देखा कि दुल्हन का चेहरा वही था, वह महिला जो उसे पुराना किला लाई थी। रमेश ने तस्वीर को उलट पलट कर देखा। तस्वीर के पीछे कुछ लिखा हुआ था, 23 जुलाई 1985, मुझे मत भूलना। रमेश का सिर चकराने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह इस तस्वीर से क्यों जुड़ा है। उसने महिला की तरफ देखा और कहा, यह सब क्या है? मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। महिला ने अपनी डरावनी मुस्कान के साथ कहा, रमेश, सच से भागने की कोशिश मत करो, यह तस्वीर ही तुम्हारा जवाब है। जैसे ही रमेश ने तस्वीर को दोबारा देखा, उसे याद आया कि उसने यह चेहरा कहीं देखा है। उसके दिमाग में फ्लैशबैक आने लगे। करीब 15 साल पहले जब रमेश ने नई नई टैक्सी चलाना शुरू किया था, उसने एक रात एक महिला को लिफ्ट दी थी। वह महिला परेशान थी और पुराना किला जाना चाहती थी। रमेश ने उसे वहां छोड़ा था, लेकिन उसने कभी यह नहीं देखा कि वह महिला किले के अंदर जाकर वापस नहीं लौटी। रमेश ने घबराकर महिला से कहा, तुम वही हो ना? तुमने उस रात मुझसे लिफ्ट मांगी थी, लेकिन मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं करना चाहता था। महिला ने गुस्से में कहा, तुमने मुझे किले के बाहर अकेला छोड़ा था रमेश, और उस रात जो हुआ उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी है। अब मैं तब तक चैन से नहीं रह सकती जब तक तुम इसे ठीक नहीं करते। रमेश ने अब समझ लिया था कि यह महिला उसे किसी गहरे रहस्य के पास ले जाना चाहती है। महिला ने उसे कहा, इस किले के नीचे वह जगह है जहां मेरी कहानी खत्म हुई थी और वहीं से तुम्हारी सजा शुरू होगी। रमेश ने कांपते हुए कहा, मैं सिर्फ एक टैक्सी ड्राइवर हूं, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। महिला ने कहा, तुमने मुझे अधूरा छोड़ा था रमेश,
अगर तुमने उस रात मेरा साथ दिया होता तो मेरी जान बच सकती थी। अब मैं तुम्हें हर उस दर्द का एहसास कराऊंगी जो मैंने झेला था। महिला ने इशारा किया और कमरे के एक कोने में एक गुप्त सीढ़ी प्रकट हो गई। रमेश ने डरते डरते सीढ़ियों से नीचे उतरना शुरू किया। सीढ़ियां लंबी थीं और अंधेरे में लिपटी हुई थीं। हर कदम पर उसे लगता था कि वह किसी जाल में फंस रहा है। नीचे पहुंचने पर उसे एक बड़ा पत्थर का दरवाजा दिखा। दरवाजे पर वही निशान बने थे जो उसने कमरे की दीवारों पर देखे थे। महिला अब रमेश के ठीक पीछे खड़ी थी। उसने कहा, यह दरवाजा खोलो, तुम्हारे सभी सवालों के जवाब इसके पीछे हैं। रमेश के हाथ अब ठंडे पड़ चुके थे। उसने दरवाजे को छुआ और जैसे ही उसने उसे खोला, उसके सामने एक ऐसा नजारा था जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। दरवाजा खुलते ही रमेश ने देखा कि अंदर एक बड़ा कमरा था। कमरा अंधेरे और ठंड से भरा हुआ था कि बीचों बीच एक पुराना लोहे का बेड था जिसके ऊपर सफेद चादर पड़ी थी। चादर खून से सनी हुई थी। रमेश के कदम ठिठक गए, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और उसे अपने कानों में एक गूंजती हुई आवाज सुनाई दी, महिला की धीमी ठंडी फुसफुसाहट। यही वह जगह है रमेश, यही वह रात थी। रमेश ने चारों तरफ देखा। कमरे की दीवारों पर खरोंचों के निशान थे, जैसे किसी ने यहां बचने की बहुत कोशिश की हो। फर्श पर खून के धब्बे सूख चुके थे, लेकिन उनके निशान अब भी दिख रहे थे। रमेश ने कांपते हुए पूछा, यह सब क्या है? तुम मुझे यहां क्यों लाई हो? महिला ने रमेश की तरफ इशारा किया। उसकी आंखों में गुस्सा और दर्द दोनों थे। उसने धीमे स्वर में कहा, रमेश, तुमने मुझे उस रात अकेला छोड़ दिया था। अगर तुमने मेरी मदद की होती तो मैं आज भी जिंदा होती, लेकिन तुम्हारी डरपोक प्रवृत्ति ने मेरी जिंदगी छीन ली। रमेश का सिर चकराने लगा। उसके दिमाग में फ्लैशबैक आने लगे। वह उस रात को याद करने लगा जब उसने पहली बार उस महिला को अपनी टैक्सी में बिठाया था। उस रात रमेश ने उसे किले के पास छोड़ा था। महिला ने रमेश से कहा था, मुझे डर लग रहा है, प्लीज मेरे साथ अंदर चलो। लेकिन रमेश ने इसे गंभीरता से नहीं लिया था। वह गाड़ी स्टार्ट करके तुरंत वहां से निकल गया था। रमेश की यादें टूट गईं जब उसे एक और दरवाजा दिखाई दिया। महिला ने उस दरवाजे की ओर इशारा किया और कहा, अगर तुम्हें सच जानना है तो इसे खोलो, लेकिन यह याद रखना रमेश, हर सच की एक कीमत होती है। रमेश ने हिम्मत जुटाई और दरवाजे के पास गया। उसने उसे धीरे से खोला। दरवाजा खुलते ही एक और छोटा कमरा नजर आया। इस बार कमरे के बीच में एक लकड़ी की कुर्सी थी जिस पर रस्सियां बंधी हुई थीं। दीवारों पर वही खून के निशान थे। रमेश ने अपने अंदर डर को काबू करने की कोशिश की। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह इस रहस्यमयी जगह का हिस्सा कैसे बन गया। महिला अब उसके सामने आ खड़ी हुई। उसने कहा, तुम्हें यहां क्यों लाया गया है? यह जानने के लिए तुम्हें सब कुछ याद करना होगा। महिला ने रमेश की आंखों में देखा और कहा, मेरा नाम सविता था। उस रात जब तुमने मुझे यहां छोड़ा, मैं यहां अकेली गई थी, लेकिन यहां मुझे उन लोगों ने पकड़ लिया जो इस किले का इस्तेमाल अपने घिनौने कामों के लिए करते थे। उन्होंने मेरी चीखें सुनी, लेकिन किसी ने मेरी मदद नहीं की। तुम बाहर खड़े हो सकते थे, तुमने मुझे रोका क्यों नहीं? रमेश को अब सब कुछ याद आ रहा था। वह उस रात की हर चीख सुन सकता था जो उसने अनसुनी कर दी थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि यह सब होगा, मैं डर गया था। सविता ने गुस्से से कहा, तुम्हारा डर मेरी मौत की वजह बना, लेकिन अब तुम्हारा डर तुम्हें उस दर्द का एहसास कराएगा जो मैंने झेला था। जैसे ही सविता ने यह कहा, कमरे की दीवारें अचानक से हिलने लगीं। कमरे में अजीब अजीब आवाजें गूंजने लगीं। रमेश को लगा कि जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे घेर रही हो। फर्श पर खून की धाराएं बहने लगीं और रमेश के पैरों में मानो जकड़न सी महसूस होने लगी। सविता ने रमेश को देखा और कहा, अब तुम्हें वही रास्ता तय करना होगा जो मैंने किया। सविता ने कमरे के एक और कोने की तरफ इशारा किया। वहां एक सुरंग नजर आ रही थी। सुरंग से ठंडी हवा और सड़न की गंध आ रही थी। रमेश ने डरते हुए कहा, मैं वहां नहीं जाऊंगा। लेकिन सविता ने जोर देकर कहा, तुम्हें जाना होगा, यही तुम्हारी सजा है, यही तुम्हारा रास्ता है। रमेश ने कांपते हुए उस सुरंग की ओर कदम बढ़ाए। सुरंग के अंदर अंधेरा और सन्नाटा था।
लेकिन रमेश को ऐसा लग रहा था कि वह किसी की आंखों से देख रहा है, किसी की यादों को जी रहा है। सुरंग के अंदर चलते हुए रमेश ने अजीब अजीब परछाइयां देखीं। उसने सुनी चीखें जो सविता की थीं। उसने देखा कैसे सविता को यहां बंदी बनाया गया था, कैसे उसकी चीखों को दीवारों ने कैद कर लिया था। रमेश की आंखों से आंसू बह रहे थे। सुरंग के अंत में एक दरवाजा था। रमेश ने कांपते हुए उसे खोला। दरवाजे के उस पार एक विशाल खाली जगह थी जिसमें एक अकेली कुर्सी पड़ी थी। रमेश ने देखा कि कुर्सी पर सविता का साया बैठा हुआ था। उसने रमेश को देखा और कहा, अब तुम समझे रमेश, मैं तुम्हें यहां इसलिए लाई ताकि तुम जान सको कि डर और दर्द का असली मतलब क्या होता है। लेकिन अभी तुम्हारी सजा खत्म नहीं हुई है। तुम्हें इससे बाहर निकलने के लिए खुद का सामना करना होगा। रमेश उस सुरंग के अंत में खड़ा था। सामने वही कुर्सी और उस पर बैठे सविता के साये को देखकर उसका पूरा शरीर डर से कांप रहा था। सविता ने रमेश को देखा और धीमे लेकिन कठोर स्वर में कहा, तुम्हें अब अपना फैसला करना होगा। क्या तुम अपनी गलती को कबूल करोगे या हमेशा के लिए इस जगह के हिस्से बन जाओगे? रमेश ने कांपते हुए कहा, मैं जानता हूं कि मैंने गलती की। मुझे माफ कर दो। मुझे सच में नहीं पता था कि मेरी एक गलती तुम्हें इतनी तकलीफ दे सकती है। सविता ने गहरी सांस लेते हुए कहा, माफी मांग लेना काफी नहीं है रमेश। माफी उसी की दी जाती है जो अपने डर का सामना कर सके और जो अपनी जिम्मेदारी निभा सके। सविता ने रमेश की तरफ इशारा किया। अचानक रमेश को ऐसा लगा कि वह वापस उसी रात में पहुंच गया है। वह अपनी टैक्सी में था और सविता उसके साथ बैठी थी। वह सविता को किले के पास छोड़ने के लिए तैयार था, लेकिन इस बार चीजें अलग थीं। रमेश ने गाड़ी रोक दी और सविता से कहा, तुम्हें अकेले अंदर जाने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। सविता ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। उसके चेहरे पर आशंका थी। तुम सच में अंदर चलोगे? उसने पूछा। रमेश ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हां, इस बार मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। रमेश ने सविता के साथ किले के अंदर कदम रखा। किला वैसा ही था जैसा उसने पहले देखा था, अंधेरा, ठंडा और खौफनाक। लेकिन इस बार रमेश ने अपने डर को काबू में रखा। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, वही चीखें और साएं फिर से उभरने लगे। सविता ने कहा, यही वह जगह है जहां मेरी जिंदगी खत्म हुई थी, लेकिन तुम्हारा साथ पाकर मुझे लग रहा है कि शायद मैं अब इस दर्द से आजाद हो सकती हूं। रमेश ने उसके हाथ को मजबूती से पकड़ लिया और कहा, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम अकेली नहीं हो। जैसे ही रमेश ने यह कहा, कमरे की दीवारें चमकने लगीं। वह ठंडी और खौफनाक हवा धीरे धीरे शांत हो गई। सविता के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान आई। उसने रमेश की तरफ देखा और कहा, तुमने आखिरकार अपना डर जीत लिया, अब मुझे भी शांति मिल सकती है। सविता का शरीर धीरे धीरे हल्का होने लगा। वह हवा में घुलने लगी, लेकिन जाते जाते उसने रमेश से कहा, तुमने आज एक बड़ा कदम उठाया है। अब यह किला किसी और को कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। जैसे ही सविता गायब हुई, किले की दीवारें टूटने लगीं। रमेश ने दौड़ते हुए बाहर की तरफ भागा। उसने देखा कि पूरा किला उसके पीछे ठहरा है। जैसे ही वह बाहर निकला, किला एक बड़े गड्ढे में समा गया। रमेश अब पूरी तरह से आजाद था। वह सड़क के किनारे खड़ा होकर गहरी सांसें ले रहा था। उसे महसूस हुआ कि उसके कंधों से कोई बड़ा बोझ उतर गया है। उस घटना के बाद रमेश ने टैक्सी चलाना छोड़ दिया। उसने अपना समय उन लोगों की मदद करने में लगाया जो अंधेरे और दर्द में फंसे होते हैं। वह जान चुका था कि डर से भागना किसी की भी जिंदगी को तबाह कर सकता है। सविता की आत्मा को शांति मिल चुकी थी और रमेश ने अपनी जिंदगी में नई रोशनी पाली थी। वह अब जानता था कि किसी के लिए एक छोटा सा कदम भी बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है।